पख्तून प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और इस वक्त मैं मौजूद हूं बुलंद व बाला पहाड़ों के ऊपर। और ये जो पहाड़ हैं ये डिस्ट्रिक्ट स्वाबी के हैं। एक्सप्लोर कर रहे हैं हम आपको यही पहाड़ी बेल्ट और लेके आए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट स्वाबी में। आपको हम एक्सप्लोर करेंगे तारीखी मकामात को और साथ साथ नए जो सियाती मकामात हैं उनको। आप हमारे साथ रहें क्योंकि मैं लेके आया हूँ एक बार फिर आपको डिस्ट्रिक्ट स्वाबी में। खानज़ादा हफीज़ साहब हमारे साथ हैं और खान है यहाँ के स्वाबी की तारीखी हैसियत के ऊपर हम रोशनी डालेंगे। इनसे ही पूछेंगे। जी सर बताइएगा, खुद भी आप सिविलाइजेशन के स्टूडेंट रहे हैं, तो बताइएगा कौन कौन से वॉरियर आए हैं, यहाँ से गुजरे हैं, कौन कौन से इलाके उन्होंने फतह किए हैं, और गंदारा सिविलाइजेशन के ऊपर भी फिर हम आ जाते हैं। एरियंस पहले वो है एक लोग हैं जो खैबर के थ्रू वो नीचे आ गए इंडिया प्लेन्स में। वैद्स उन्होंने कब्जे में ले लिए और उनको अपने उससे रिक्ट कर दिया वैग को। और फिर वो एरियंस के बाद अलेक्जेंडर आए इन इलाकों में। पोरस था हमारे पार यहाँ टेक्सरा में। और अलेक्जेंडर ने तो बड़ी अजीब बात मैं आपको सुनाऊँ, ये हंड गाँव जो है यहाँ से अलेक्जेंडर ने क्रॉस किया है। और उसका जो मशहूर वो हिस्टोरियन उसने लिखा है कि हमें ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा जो बड़े जंगजू थे। और उसके बाद और भी डिफरेंट डायनेस्टीज, फिर वो मंगोल्स भी गुजरे आए, फिर वो सेंट्रल एशिया के बिल्कुल जो बाबर वगैरह मुगल्स, फिर वो उसके बाद आ गए सिखों का दौर आ गया। फिर सैयद अहमद शहीद बरेली जो पहले आ गए ना, तो फिर शाह साहब चले गए बुनेर में। और वो जगह है पंजतार बिल्कुल। अगर आप गए हो बुनेर गया इसके ऊपर स्टोरी के ऊपर काम कर चुका हूं। पंजतार जो थे फिर उन्होंने वहाँ पे पनाह दे दी, वहाँ पर भी जंगें हो गई। और फिर वो शाह साहब चले गए हजारे की तरफ। इस बात में मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट स्वाबी की तहसील टोपी के सबसे खूबसूरत इलाके। जब हम बात करते हैं पहाड़ों के सफ़र की, तो पहाड़ों की तो वो है गदून का। हमारे साथ लोकल कम्युनिटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सईद साहब हैं हमारे साथ, इनका तल्लुक अपना भी टोपी से ही है, तहसील टोपी से। इनसे हम बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले ये जो खूबसूरत बेल्ट है डिस्ट्रिक्ट स्वाबी की, वैसे तो रेतली ज़मीन है लेकिन अच्छा खासा पहाड़ी सिलसिला भी है, इसके बारे में बताइएगा। जो इस वक्त की ज़रूरत है, पूरे पाकिस्तान में लोग मरी जाते हैं, नत्या गली जाते हैं, लेकिन गदून इंडस्ट्रियल स्टेट में टूरिस्ट का कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है ताकि लोग बाहर से इधर आ जाएं, इन्वेस्ट करें, होटल बनाएं। टूरिस्ट पॉइंट कौन से हैं गदून के? गदून का इलाका जो है ना तहसील टोपी में, ये गंदब से शुरू होता है। अच्छा। और एंड बिरगलई खूबसूरत तरीन इलाका है जहाँ सर्दियों में बर्फबारी भी होती है। जब टोपी शहर से ओके ना गदून की तरफ आता है तो इस पे 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट स्वाबी, ठीक, डिस्ट्रिक्ट हजारा और डिस्ट्रिक्ट तोरगर, फिर बुनेर की तरफ निकलता है। अच्छा, तोरगर की तरफ भी रास्ता जाता है? जी, सीधा रास्ता की तरफ। जी बिरगला से आगे फिर तोरगर का पहले हजारा आता है, फिर जो है ना तोरगर शुरू हो जाता है। अच्छा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है जिन इलाकों का नाम दिया, रोड जाता है? इंतहाई खराब है जी। आबादी कितनी है इस पहाड़ी बेल्ट की सारी जो है? 4-4.5 लाख अंदाजन। आप अपना नाम बताइएगा, क्या कहेंगे? मेरा नाम सजाद अहमद खान है। गदून ये जो बेसिकली है तकरीबन 84 विलेजेस पे मुश्तमिल है। 84 विलेजेस पे मुश्तमिल है गदून। ये सबसे बड़ा जो गांव है गंदब, आप उसको दारुल हैलापा भी गदून का कह सकते हैं गंदब को। वहाँ से ये इंडस्ट्रियल स्टेट से शुरू होके कोंडख्वाड़ पे ये हमारा ये जो गदून का इलाका है वहाँ पे ख़त्म होता है। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्वाबी भी ख़त्म होती है। हमारा साइड पे जुमा बन है तकरीबन 8,000 कनाल का ये गदून का है। तकरीबन इस तरह का 6-7 कनाल का ये बुनेर का है। और इसी तरह 3-4 हज़ार कनाल का ये डिस्ट्रिक्ट तोरगर का है। अभी भी टूरिस्ट जाते तो हैं वहाँ? हाँ जी बिल्कुल जाते हैं, लेकिन रोड बहुत ख़राब है जिसकी वजह से मसले हैं। करेंगे जी कि विंटर के आगे सीजन में इंशाल्लाह फॉल स्टार्ट होती है तो हम आपको इस पॉइंट का भी जो बीर गली है इसका भी हम आपको विजिट करवाएंगे। इंडस रिवर है जी, जिसको हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और हमारे साथ
बिलाल शिरपाव साहब मौजूद हैं। बिलाल साहब बताइएगा, जिस जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, आई थिंक ये खैबर पख्तूनख्वा की सबसे मुनफरिद जगह है जब हम बात करते हैं इको टूरिज़म की। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हमें दिए हुए हैं और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आबादी नहीं है। तो कुदरत जिस तरह थी हमने उसी तरह उसको कोशिश किया है कि उसको हम कंजर्व करें, प्रिजर्व करें और उसी का इंशाल्लाह एक छोटा सा अक्स अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जी। और आप क्या समझते हैं जी कि केपी गवर्नमेंट को खास करके ये इंडस रिवर, जिसे दरियाए अबासीन भी कहते हैं, इतना खूबसूरत है, यहाँ बोटिंग की वो इजाज़त क्यों नहीं देती ताकि टूरिस्ट आएँ, इंजॉय करें इन खूबसूरत नज़ारों को जो उनके करीब तरीन हैं? जी हाँ जी, मेरे ख्याल से ये उनकी कोई कोताही नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। और वाटर बॉडीज़ जो है जी, ये तो एक बड़ा ज़बरदस्त एक मुनफरिद एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको रिलैक्स करने की। और आप इस पानी का कलर देखें, टर्कोइज ब्लू पानी है, साफ़ सुथरा पानी, लेकिन अगेन कंट्रोल्ड होना चाहिए। यहाँ पर मैं वो कमर्शियल ज़्यादा एक्टिविटीज़ के भी हक में नहीं हूँ। यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप राफ्टिंग कर सकते हैं। आप तुरबेला से लेके अटक तक देखेंगे ये बड़ा ज़बरदस्त आप कितना ज़बरदस्त किस्म का व्यू है जी, कितना प्यारा हमारा खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पाकिस्तान की ये खूबसूरत वादियाँ हैं। में खूबसूरत हाईलैंड के ऊपर है जिसको हमने एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके लिए। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में थ्रू आउट इंडस रिवर को क्रॉस करते हुए रात हमने गुजारी, अब सुबह हो चुकी है और सुबह हमें ना सिर्फ परिंदे चहचहाने की आवाज़ आई है और बहुत ही खूबसूरत साउंड आ रहा है परिंदों का भी। तीतर भी अच्छे खासे इन खेतों में नज़र आ रहे हैं। पूरा एक ऑर्गेनिक विलेज नज़र आया है। जो इसकी प्रेजेंटेशन है, जिस तर्ज के ऊपर इस आइलैंड को तामीर किया गया है, यहाँ पर आपको जानवर भी मिलेंगे खेतों में और वसीओ अरीज़ खेत हैं जिन पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो अजनास हैं उसकी भी काश्त होती है। इसके अलावा जो थ्रू आउट इस दरिया का साउंड है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। कितने रकबे के ऊपर ये आइलैंड है, कब कायम किया गया और क्या ऑब्जेक्टिव थे कि इसको इसी जगह पर एन वस्त में स्वाबी शहर के कायम करना। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल शिरपाव जी। बिलाल शिरपाव साहब बताइए, कितने रकबे के ऊपर है ये हाईलैंड आपका और कब कायम किया? तकरीबन कोई 320 एकड़ है और ये 2013 में जी इसको ख़रीदा गया और उसके बाद ये 9-10 साल का जो है ना सफ़र अभी तक हमने तय कर लिया। क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या विजन था आपका? मैंने जब यहाँ पर ये जगह ख़रीदी तो आप यकीन करें कि यहाँ पर 8-10 फुट का घास था, जंगल था, बंजर ज़मीन थी। मैंने इसको एज ए चैलेंज लिया कि अगर इंसान चाहे तो बंजर को भी आबाद कर सकता है। और ये सिर्फ मैंने नहीं किया, ये हम मुझसे पहले हज़ारों साल, सदियों पहले हर एक ने अपनी एक कंट्रीब्यूशन किया है माहौल को बेहतर बनाने के लिए। उस सिलसिले के अंदर जी तकरीबन मैंने यहाँ पर अब तक तकरीबन कोई 15 से 20 हज़ार दरख्त लगा लिए हैं। मेवेदार फल लगाए हैं जिसके अंदर आम है, आलू बुखारा है, यहाँ पर हमने मिठे लगाए हुए हैं, ऑरेंजेस हैं, मैंने एवोकाडो भी ट्राई किया यहाँ पर। तो यहाँ की जो ज़मीन है तो इसको वर्जिन लैंड बोलते हैं। इसके ऊपर पहले काश नहीं हुई थी तो ये काफ़ी ज़रखेज़ ज़मीन है। ज़रखेज़ ज़मीन है। अच्छा, क्या मैसेज है टूरिस्ट के लिए? और ऑलरेडी फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर आ भी चुके हैं। जी हाँ जी, टूरिस्ट के लिए तो जी सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये है कि ये एक बड़ा सेंटर पॉइंट है केपी का भी। और प्रॉपर तरीके से कब तक इसकी ओपनिंग करेंगे? मैंने जी इसको इनफॉर्मल तो मैंने इसको मतलब जिसको कहते हैं कि टेस्ट करने के लिए हमने देख लिया है। तो अभी इंशाल्लाह ये ओपन हो गया है जी। ये दिस इज़ ओपन फॉर एवरीबडी टू कम।
इस वक्त हम स्वाबी में ही हैं और हमारे साथ हैं नाहिद खालिद खान साहिबा, राइटर हैं, सोशल वर्कर हैं। जब बात होती है वुमेन एम्पावरमेंट की तो ना सिर्फ स्वाबी में बल्कि जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी जाके इन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। तो इनसे ही बात करेंगे क्योंकि स्वाबी में तो स्वाबी में के बारे में बात होगी ज़्यादातर। जी मैडम, सबसे पहले हमें बताइएगा, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ की सूरत हाल क्या है? मैं मर्दान में पली बड़ी, जबकि मेरे वालिद साहब तोरू से ताल्लुक़ था उनका। मेरी वालदा इस इलाके से थी। बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन पे अवेयरनेस थी हमें। तो हमारे स्कूल में और पूरे इलाके में यानी तालीम का तो खैर शुरू से ही था रिवाज, और गवर्नमेंट स्कूल्स बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड्स के थे, लेकिन तरबियत A1 थी। बात होती है खैबर पख्तूनख्वा के बेल्ट की, पख्तून माशरे की, तो वहाँ हमारे देखने वाले के लिए और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए ये होता है जी कि वो अपनी ख़ातीन को उतनी आज़ादी नहीं देते कि जितनी एक आपको पंजाब में या सेटल हमारे शहरों में आपको मिलेगी। सोसाइटी में कैसे वो पे बैक कर रही हैं? एक जब बच्ची पढ़ के यूनिवर्सिटी से निकल रही है, हाईली क्वालिफाइड हो जाती है, क्या उसको इजाज़त होती है कि वो चल के अपनी सोसाइटी में जो कुछ उसने नॉलेज हासिल किया है उसका पे बैक कर सके? जी हाँ, माशाल्लाह इसकी तो कई मिसालें हैं। जो प्रोफेशनल गर्ल्स हैं जिन्होंने चूज़ किया, तो मेरे ख्याल में आजकल ट्रेंड्स बदल गए जी। वो बहुत पहले ज़माना था, आई एम वेरी सॉरी टू से इन द ग्लोबल वर्ल्ड, कि शायद पठान लोग दे डोंट अलाउ देयर वाइफ्स टू वर्क एंड दे डोंट अलाउ देयर डॉटर्स टू वर्क, गो अहेड, जो कि मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत है। टूरिज्म को हम फोकस कर रहे हैं, स्वाबी की हिस्ट्री और टूरिज्म सियाहती पॉइंट हम नए एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके बारे में बताइएगा कि क्या वजह है, टूरिस्ट का रुख क्यों नहीं इस साइड पर होता, इस डिस्ट्रिक्ट की तरफ? वो इसलिए नहीं है जी कि टूरिज्म वालों ने यहाँ कुछ किया ही नहीं। वी कुड अर्न सो मच फॉरेन एक्सचेंज बाय जस्ट प्रोवाइडिंग द टूरिस्ट द बेसिक फैसिलिटी व्हिच दे वांट। तो ये आर्कियोलॉजी की साइट है, इसके बारे में बताइएगा, कब ये एक्सप्लोर हुई? जी हाँ, ये अंग्रेज़ के वक्त में 1916 में एक्सप्लोर हुआ था सर। पैराम खान साहब हैं हमारे साथ, और इस वक्त हम ये तहसील और डिस्ट्रिक्ट भी स्वाबी ही है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। शिवा के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल जी, ये बेसिकली जी इंडस सिविलाइजेशन है, गंधारा सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे रन ऑफ द रिवर पे सारी सिविलाइजेशन बनी हुई थी। उसमें जो है फिर हम भी इवॉल्व हुए आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट होके। उस वक्त के कदीमी खेल या उस वक्त की जो सकाफत थी उसको रिवाइव करने जा रहे हैं आप? बिल्कुल जी, तो आप देख रहे हैं जी, ऑब्वियसली यहाँ पे सारे हमने जो है घोड़ों के अस्तबल है हमारे, तो हमारे आबा अजदाद के भी अस्तबल होते थे। अच्छा। यहाँ पे जो है नेज़ाबाजी के बड़े टूर्नामेंट्स होते थे जी। अच्छा। हाँ जी, वो उसके साथ बड़े खेल, रेसों का खेल होता था। उसके अलावा तीर कमान का खेल होता था। तो हम वो सारी की सारी चीज़ें रिवाइव कर रहे हैं, उसमें मॉडर्न टच भी डाल रहे हैं, स्कीट शूटिंग भी ला रहे हैं। अच्छा। उसके साथ जी बोटिंग एंड फिशिंग का बड़ा रिवाज था। आपको पता है कि जी खाने के लिए जो है लोग जाके फिश करके जो है मछली साथ लेके आते थे। तो वो सारी चीज़ें हम इस फार्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जिस इलाके में हम यहाँ पर मौजूद हैं स्वाबी, यहाँ पर तो डैम भी मौजूद हैं, नहरी पानी के थ्रू भी ज़मीनों को सैराब किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने ते ही अच्छे खासे बड़े सोलर प्लांट लगाए हुए हैं
जिससे वो इरिगेशन कर रहे हैं। तो बहरान साहब इसके बारे में बताइए कि कब ये आपने शुरू किया, और आई थिंक ये फर्स्ट था जी प्रोजेक्ट? ये हमने जी तकरीबन 15-16 साल पहले शुरू किया। उस टाइम में सोलर इरिगेशन का कॉन्सेप्ट कोई इतना मशहूर नहीं था पाकिस्तान में। तो हम खुद गए चाइना, और हमने हमारे यहाँ पे 3 फार्म है, उन तीनों के लिए हम पूरा कंटेनर लेके आए और हमने ये सोलर फार्म इस्टेब्लिश किए। तो हम कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड सिस्टम है, तो हम वापडा से कोई बिजली नहीं लेते, फुल इरिगेशन जो है सोलर से। और कितने मेगावाट बिजली पैदा करते हैं? तो ये जो है जी तकरीबन 40 किलोवाट का सिस्टम है, और इसी तरह के कोई 45 और 50 के और 2 सिस्टम है जो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हम उसके अलावा बायोगैस भी, क्योंकि डेयरी फार्म है, तो हम बायोगैस से भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, जिससे हम बहुत हीटिंग भी करते हैं और फिर जनरेटर के थ्रू पावर जनरेट करते हैं जो हम घरों को देते हैं। अजीज़ डेयरी इस जगह का नाम है, आर्कियोलॉजी की साइट है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट स्वाबी में। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो गंदारा सिविलाइजेशन है वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ से भी नवारदरात निकाले गए हैं जो पेशावर म्यूज़ियम में भी भेजे गए हैं, और कुछ रिसर्च के लिए इवन के चाइना तक भी गए हैं। आर्कियोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक इस अजीज़ डेयरी के मकाम से मुकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी नाम बताइएगा? दौलत खान। अच्छा दौलत खान, बताइएगा हमें सबसे पहले इस इलाके के बारे में, कौन सी तहसील है, कौन सा गांव है ये? डिस्ट्रिक्ट सवाबी में रजड़ तहसील है, और गांव जो है ये अजीज़ डेयरी है। तो ये आर्कियोलॉजी की साइट है, इसके बारे में बताइएगा कब ये एक्सप्लोर हुई? जी हाँ, ये अंग्रेज़ के वक्त में 1916 में एक्सप्लोर हुआ था सर, और उन्होंने इसमें 2 किस्म की इमारतें एक्सप्लोर की हैं, एक रिहाइश वाली इमारतें और दूसरे राहिबों वाली उनकी इमारतें हैं। यानी उनकी दरसगाह हुई होगी उस वक्त के जो बुद्धा थे उनकी दरसगाह। और ये तकरीबन कितने 100 साल पुरानी, तकरीबन 1000 साल पुरानी, ये तकरीबन 1000 साल पुरानी। और यहाँ पर अब आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं इस जगह पर कोई विजिट करने? एग्जैक्टली सर, आर्कियोलॉजिस्ट भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, स्टूडेंट्स कॉलेज यूनिवर्सिटियों वाले भी आते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्वाबी के इस वक्त हम इंडस रिवर के किनारे हैं, और जिस इलाके में इसको हंड कहा जाता है। और जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो सिकंदर आज़म का भी गुज़र यहाँ से हुआ है, और हंड को अच्छा खासा जो रावी है उसने भी लिखा है। बिलाल शिरपाव साहब हैं हमारे साथ, उनसे हम पूछेंगे। जी जैसे सिकंदर आज़म का तो बहुत बड़ा रूट है जी, यहाँ से वो गुजरते हुए आई थिंक बाजोड़ तक गया है, तो बताइएगा ज़रा इस तारीखी पॉइंट के बारे में, हंड गाँव के बारे में। हंड ना सिर्फ पाकिस्तान में बरसगीर में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत अहमियत का हामिल है। वो इसलिए क्योंकि अलेक्जेंडर जो सिकंदर आज़म थे, उनका जब यहाँ से गुज़र हुआ तो यहाँ पर हमारे सामने दरियाए सिंध बह रहा है। तो यहाँ पर आकर जब जिस तरह आपने ज़िक्र किया, जब दोनों अफवाज यहाँ पे इकट्ठी हुई, तो यहाँ पर जहाँ पर ये मॉन्यूमेंट है, तो यहाँ पर आकर उसने जब वो हसीन नज़ारा देखा और अपने अफवाज के साथ था, तो यहाँ पर उसका एक फेमस डायलॉग था कि ओ हिंद, ओ हिंद का अल्फाज उसने यूज़ किया, यूज़ और आज से तकरीबन कितने 100 साल पहले ये तो आपको खैर ज़रा डायरेक्टर साहब ज़्यादा बताएंगे, लेकिन वो आवाज़ जो थी, हाँ। तो वो इस पूरे खित्ते में एक पहचान बन गई, और इस दरिया की भी बड़ी ज़बरदस्त अहमियत हो गई। अच्छा ज़रा हंड की तारीखी हैसियत सबसे पहले बताइएगा, और कितने 100 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है जो अफवाज यहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट की गुजरी हैं? जी हंट की अगर शुरू से हम उसकी बात करें तो सबसे पहला रेफरेंस हमारे पास यही अलेक्जेंडर का मिलता है। जब अलेक्जेंडर मतलब सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर हमला कर रहा था, तो उस वक्त उसने अपने अफवाज को 2 हिस्सों में तकसीम किया। तो यहाँ पर उन्होंने एक मुख्तसर से अरसे के लिए यहाँ पर क़याम किया हुआ है, और जो आपको ये पिलर नज़र आ रहे हैं, तो ये भी हमने एक कमेमोरेशन उसके अलेक्जेंडर को उसमें बनाया हुआ है। लेकिन हंट की जो है तो मतलब मशहूर जब ये हुआ तो ये हिंदू शाही के दौर में था, हिंदू शाही राज के दौर में जी। 823 एडी से 999 तक उनकी हुकूमत यहाँ पर रही,
और ये उनका दारुल हुकूमत था, जो गंधारा का तीसरा कैपिटल हम इसे कहते हैं। मतलब पुष्कलावती चारसदा वो पहला कैपिटल था, सेकंड उसके बाद पेशावर था और तीसरा फिर हांड था। तो यहाँ से अलबेरूनी भी यहाँ पर उन्होंने विज़िट किया हुआ है, यहाँ पर रिकॉर्ड उसके किए हुए बाकियात यहाँ के। और हमारे पास जो कॉइन्स मिलते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, तो उससे पूरी एक डायनेस्टी जिसमें 8 मतलब उनके रूलर्स हैं, उनके किंग्स हैं, उनकी हमारी पूरी क्रोनोलॉजी मिलती है। तो अभी की जो सरजमीन है ये ज़्यादा रेतीली और बारानी ज़मीन है और ज़्यादातर ज़िम्मेदारा भी यहाँ पर होता है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें काश्त की जाती हैं जिनमें गुड़ बहुत ज़्यादा स्वाबी का मशहूर है। इसके अलावा तम्बाकू की काश्त होती है। और जब हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट की, तो क्योंकि सर्दियों की आमद है और इस वक्त जो बेसिकली गरीबों का ड्राई फ्रूट है जो वो उसकी फसल जो मूँगफली की है वो यहाँ पर तैयार होने को है। और अभी यहाँ अच्छी खासी लेबर लगी हुई थी जो खेतों में से मूंगफली को यानी काश्त कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर इसी खेत में जो लेबर थी वो काम कर रहे हैं। एक मिशर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी नाम बताइएगा अपना? गनीरामा। अच्छा, ज़रा हमें बताइएगा कि किस तरीके से काश्त की जाती है मूंगफली का? बीज कैसे लगाया जाता है, पानी कैसे कैसे इसको दिया जाता है और कितने टाइम के बाद ये तैयार होती है? साहब यहाँ पानी नहीं दिया जाता, ये तो बारिश ज़मीन है। अच्छा, ठीक हो गया जी। और बीज जो है वो तो ऐसा बस फैला दो। और इस तैयारी के मराइल के बाद कहाँ जाती है ये तो बस ये बाज़ारों में बिकती है। यानी पहले ठेके लिए कि जाते हैं खेतों के, या जो ओनर होते हैं वो फरोख्त करते हैं? नहीं साहब, जो ये निकालते हैं ना तो खेतों वाले वही ना। सबसे ज्यादा मूंगफली पैदा कहाँ होती है? मूंगफली तो यहाँ भी होती है, और ये हमारे इलाके में पूरे में होती है, और वो हाजरों में भी ज्यादा होती है। जी वहाँ भी होती है। स्वाबी जैसे कि पहले भी कहा था कि जरी ज़मीन है और बारानी ज़मीन है, और एक तरफ मूंगफली की काश्त हो रही है और दूसरी तरफ सरसों बोई जा रही है खेतों में। और उसके बाद जब सरसों तैयार होती है और यहाँ ही देसी तरीके से उससे सरसों का ऑयल भी निकाला जाता है, जिसका प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं। इसके ओनर हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। जी नाम बताइएगा अपना? तौसीर अहमद। तौसीर साहब बताइएगा सबसे पहले कि सरसों का ऑयल निकालने के मुख्तलिफ मराइल कैसे हैं, कितने हैं, और किस सीड की शक्ल में आपके पास जब सरसों आती है, और उससे पहले इसका प्रोसेस कैसे होता है, काश करके कैसे यहाँ लाई जाती है, और उसके बाद इसका ऑयल कैसे तैयार होता है? जैसा कि अभी सर जो है ना इसकी बुआई शुरू हो गई ना, बीज बोया जाता है, मार्च तक तकरीबन ये कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल। और मार्च के बाद इसकी जब कटाई शुरू हो जाती है तो तकरीबन 10-15 दिन में इसकी वो कटाई कंप्लीट हो जाती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है ना कुछ लोग जो है ना वो वैसे वो पुराने तरीके से जो है ना इसका दाना निकालते हैं, और अभी थ्रेशर भी इसके निकल आए। बीज आपके पास आ जाता है यानी इसका सीड सरसों का? जी सर। उसके बाद आप कैसे निकालते हैं इसमें से ऑयल? वैसे जब फसल नया जाए इसमें थोड़ा सा गीलापन होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि हम फिर गोदाम में रख देते हैं। ठीक है, यानी ऑयल से जो निकलता है वो सूखे हुए सीड से जी निकलता है। सबसे जो है ना बेहतरीन जो निकलता है वो सूखे से निकलता है। अच्छा, इसमें कोई केमिकल भी मिलाते हैं? मसलन मशीनरी में आप सबसे ऊपर सीड डालते हैं, जिस वो एक तरफ से आपकी खल निकल रही है और दूसरी साइड से ऑयल निकल रहा है। ये बताइएगा इसमें और कोई पानी भी यूज करते हैं? इसमें क्या यूज होता है? एक्चुअली इसमें जो होता है ना, जब इसमें ये गीला होता है ना माल, तो इससे तेल नहीं निकल सकता। ठीक है, नहीं निकल सकता, नहीं निकलता। और जब बिल्कुल खुश्क हो जाता है ना, हाँ, तो ये फिर जो है ना इसको थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है,
हल्का सा इसके जो मशीन के बीच में है ना, इसमें तकरीबन कोई 30 टेम्परेचर बन जाता है अपने आप ही। ठीक है। तो वो पानी इससे खुश्क हो जाता है, लेकिन इसके साथ जो है ना माल रगड़ में पकड़ बना लेती है, और वो जी उसका ऑयल जो है ना वो आसानी से निकलता है। यानी केमिकल कोई नहीं यूज होता, किसी कोई किस्म का केमिकल प्रोसेस, कोई मेडिसिन, बिल्कुल कुछ भी नहीं सर, बिल्कुल जो है ना आपको हमने कोई कलर ऑयल भी नहीं यूज करते, कुछ भी नहीं सर। सरसों हम लाते हैं, अच्छा, ग्राइंड करते हैं, उसका एस्टीमेट लगवा लेते हैं, उससे हम अपनी थोड़ी बहुत मजदूरी रख के, क्योंकि जो केमिकल वगैरह ये सारा कुछ के जब बीज डालते हैं उसमें से कितने लीटर निकलता है आपका सरसों का ऑयल? तकरीबन ये तो खैर हर फसल पे डिपेंड करता है। तुरबेला डैम बजाते खुद वहाँ का जो लेक है 100 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है, उसको भी अफसोस की बात है कि हुकूमत ने डेवलप नहीं किया। इंडस रिवर के किनारे हैं जी हम, और क्या कुदरत के हसीन और दिलकश मनाजर है यहाँ से जिस जगह पर हम मौजूद हैं। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट स्वाबी में हैं हम, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं सयाहत की और टूरिज़म की डेवलपमेंट में, तो उसमें स्वाबी से तल्लुक़ रखने वाले एक शख्सियत है। वैसे तो ये पॉलिटिकल फैमिली है, शिरपाव फैमिली, लेकिन इन्होंने अपने आप को वाबस्ता रखा है टूरिज़म इंडस्ट्री से, और बहुत बड़ी खिदमात हैं। जब हम सयाहत की तरक्की की बात करते हैं तो उसमें खालिद खान शिरपाव साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, उन्हीं से हम बात करेंगे। जी खालिद साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा, इतने दिलकश मनाजर और बिल्कुल इसी के साइड के ऊपर आपका घर, इतना खूबसूरत कॉटेज बना हुआ, तो ज़रा सबसे पहले स्वाबी का बताइएगा कि क्या वजह है कि हमारी जो साबका हुकूमतें थीं वो इस एरिए को डेवलप नहीं कर सकी सयाहत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो? जी वज़ीर साहब, स्वाबी जैसे आपने जिक्र किया, केपी में एक नुमाया ज़िला है और ज़िलाई प्रोडक्ट्स के लिहाज से भी मशहूर है काफ़ी। यहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ साथ कुदरत ने, जैसा आपने कहा कि सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है, मेहरबानी अल्लाह की। मैं बता दूं कि तुरबेला डैम जब से बना है तो तुरबेला डैम बजाते खुद वहाँ का जो लेक है 100 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है, उसको भी अफसोस की बात है कि हुकूमत ने डेवलप नहीं किया। वहाँ भी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन खैर वो सिक्योरिटी रीजंस हैं, कुछ और वजूहत होंगी। लेकिन ये जहाँ हम बैठे हैं इस वक्त, यहाँ दरिया है और फिर ये बेलाजात जिसे बोलते हैं, आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड हैं यहाँ। तो इसको फिर मेरा बेटा बिलाल ख़ान है, उसको क्योंकि हम तो बस काफ़ी अपने गुजार चुके हैं ज़िंदगी, तो उनको शौक भी था, तो ये वो आइलैंड उन्होंने डेवलप किया आपकी मामनत से। अच्छा, ये टूरिज्म के लिए कब तक ओपन करेंगे ताकि आम जो टूरिस्ट है उसकी भी एक्सेस यहाँ पर इजी हो और इन कुदरत के हसीन मनाजर को एंजॉय कर सके? भाई साहब, एक किस्म के इसके जिसे बोलते हैं सॉफ्ट ओपनिंग तो हो चुकी है। बेशक हमने इसको बहुत एडवर्टाइज़ नहीं किया और लेकिन फिर भी इनकी वेबसाइट वगैरह है और अभी भी 1-2 साल से टूरिस्ट आ रहे हैं। और ये इस्लामाबाद के लिए पूरा हाउस टू हाउस 1.5 घंटे का सफ़र है। स्वाबी इंटरचेंज से उतरते हैं, स्वाबी इंटरचेंज से 15-20 मिनट का ये रास्ता। और एग्जैक्टली साइट का नाम क्या है इसको? ये तो राना डेहरी इसका गांव का नाम है, राना डेहरी। और बेला जो है उसको हमने बिलाल बेला रखा है, बिलाल के नाम से है, उसके नाम बिलाल बेला रिजॉर्ट। ये तो आपने थे से आपने किया है, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? हाँ, तो क्या आपने केपी गवर्नमेंट से राब्ता किया या करने की कोशिश की टूरिज्म डिपार्टमेंट से? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उस लिहाज से अगर करते हैं तो बड़े स्केल पे हम करते हैं, लेकिन हम तो इसको बहुत बड़े स्केल पे नहीं करना चाहते थे। एक तो हमारी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इसको हम ज़्यादातर वो पब्लिक के लिए नहीं करना चाहते थे। तो उसको हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने जो रिसोर्सेज थे
तो उससे आहिस्ता आहिस्ता इसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया। अच्छा, स्वाबी में और कौन कौन से टूरिस्ट पॉइंट है जिनको टूरिस्ट देख सकते हैं? जी भाई साहब, एक तो जो मशहूर जगह है जो हमसे 3 किलोमीटर या 2.5-3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये मोटरवे ब्रिज आप जब क्रॉस करते हैं मोटरवे पे दरिया, तो उससे कोई आधा किलोमीटर अप स्ट्रीम हंड का नाम आपने सुना होगा। तुरबेला, जैसे मैंने कहा, तुरबेला लेक या डैम से नीचे हमने खुद 30-40 साल पहले हम ये डिंगी बोट जो होती हैं उसमें हम वहाँ से नीचे तक आए हैं। तो इसमें सिर्फ तुरबेले से ये जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा उस वहाँ बोट राइड हो सकती है डाउन स्ट्रीम यहाँ तक नीचे। इसके अलावा ये तो दरिया का हो गया ना इसका, और हंड का हो गया। अच्छा, इसमें ये लोग करते हैं अपने विंटर्स में एक रैली करते हैं जीप 4x4 जीप के। हाँ, वो एक साल में एक दिन का होता है इवेंट। वहाँ जब पानी कम हो जाता है तो वो रिवर क्रॉस करते हैं। इसके अलावा सवाबी में काफ़ी बुद्धिस्ट का भी वो है साइट सेइंग, आर्कियोलॉजी के लाइट्स हैं। और यहाँ हमारे करीब ही ये तुरबेला से नीचे, और टोपी का नाम सुना होगा आपने। जी, तो टोपी से टुवर्ड साउथ ईस्ट गंदफ गदून एरिया होगा, जहाँ गदून ये इंडस्ट्रियल एरिया जो है उससे कोई 7-8 किलोमीटर ऊपर करके ये पहाड़ी इलाका है। वहाँ कोई 4,500-5 हज़ार फुट उसकी हाइट है। बहरहाल अभी इसमें एक ये टूरिज़्म रिजॉर्ट बहुत कम कीमत पे डेवलप हो सकता है। टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे कि किन किन रास्तों से होते हुए आपकी इस आइलैंड में भी आ सकता है और जो जगह हैं वो भी देख सकते हैं? जैसे मैंने भी आपको वो जिक्र किया कि इस्लामाबाद मोटरवे पे डायरेक्ट 1.5 घंटे का तो हमारा ये जगह रास्ता है। फिर इसके अलावा बुनेर की तरफ जो रास्ता गया है रोस्तम, उधर स्वात जा सकते हैं। ये तुरबेले, ये गदून का जो एरिया है इसको देख सकते हैं। तो लेकिन अगेन रहने की जगह यहाँ फिर नहीं है, ओवरनाइट नहीं है। फासला कम है, बेशक डे ट्रिप भी हो सकता है। बिल्कुल, इस्लामाबाद से आए सारा दिन 2-3 जगह देखें, वापस जा सकते हैं, या आगे मर्दान या फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। या मर्दान से अब तो स्वात मोटरवे बन गई है, उससे आसान हो गया है। तो यही फिर सफ़र आगे स्वात में तो फिर अपने अलहदा वो जो है सहता उसकी है यहाँ, तो उसमें भी अभी फ़िलहाल चूँकि आप सवाबी को ज़्यादा वो कर रहे हैं, फोकस किए हुए, तो मैं यहीं की मुतालिक बात करूँगा। और स्वाद में भी हमसे जो थोड़ा बहुत हो सका है 35-40 साल में वो हमने किया है। और आपके चैनल के हुजूर से डिस्कवर पाकिस्तान से वहाँ भी उन्होंने हमें विज़िट किया था, और वॉलनट हाइट्स के नाम से हमारी जगह है, तो उसको उन्होंने डेवलप किया था। जब हम रवायती खानों की और पकवानों की बात करते हैं तो इस शहर का एक कदीमी पकवान है जिसको कटवा बोला जाता है, और उसके साथ साथ हलवा भी यहाँ की एक ट्रेडिशनल है। इसके ऊपर भी बात करेंगे किन किन मराइल से होके। बेसिकली तो यह आपको बीफ ही लगता है शोरबे के साथ, लेकिन इसका नाम यहाँ पर यही है, और कहा जा रहा है कि सबसे ये कदीमी डिश है। जब हम बात करते हैं इस बेल्ट की, खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ पर हम स्वाबी में मौजूद हैं, तो यहाँ कुक हमारे साथ जिन्होंने ये तैयार किया है, उन्हीं से ही हम बात करेंगे और पूछेंगे कि किन मराइल के बाद ये तैयार होता है। जी बताइएगा सबसे पहले इस डिश के बारे में। पहले हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर गोश्त डालते हैं, गोश्त डाल के फिर प्याज टमाटर और मसाले सब इकट्ठा डाल के आग लगी होती है, ठीक है, और ये इसी तरह पकता है। इसको फिर भूनते हैं। इसको जब ये भुन जाता है तो फिर इसमें हम पानी डाल देते हैं। फिर जब ये बिल्कुल वो पक जाता है ना, तो फिर ये कटवा बन जाता है। हाँ जी, कटवा बन जाता है, और फिर जो है ना हम नीचे से जो आग है वो निकाल लेते हैं। यहाँ की बड़ी समाजी और सियासी शख्सियतें, उनसे हम बात करेंगे। जी शिरपाल साहब बताइएगा। कटवा जो है ये एक पॉट है क्ले का जो मिट्टी का बना हुआ है, और उसके अंदर ये बनता है। हालांकि इसका गोश्त के नाम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो जो जैसे पहाड़ी में उसको कटवी कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह है जी। तो उसी के अंदर ये बनता है जी। और दूसरा आपको मैं ये बताऊं कि कदीम तो ये है कि लेकिन इसको फरोगत तब मिली
जब मुग़लों का दौर था। अच्छा। तो वहाँ पर जो उनके उस वक्त के खानसामे वगैरह होते थे, क्योंकि इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा गुर्बत थी, लेकिन जो मुग़लों का जो बावर्ची खाना होता था वो सबसे जो है ना ज़बरदस्त एक एक्सपेरिमेंट लेबॉरेटरी होती थी। तो ये वहाँ से, और कुछ फिर इसके अंदर जो स्पेशल मसाले डलते हैं, तो ये वहाँ से ये रवायत चली और आहिस्ता आहिस्ता आज जो है ना ये सवाबी की और हमारे खैबर पुख्तनख्वा के कुछ इलाकों की अब ये वो डिश है कि जो कि अक्सर शादी ब्याह में लोग बड़े शौक से खाते हैं और जायका फिर लाजवाब है। आप जब खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा जी। और ये हलवा भी है, ये भी रवायती डिश है यहाँ की। जी हाँ जी, ये भी हलवा भी है। तो ये वो कहते हैं कि पख्तून कल्चर में ये है कि मीठा ही आपने खाना ही है, चाहे आपने लंच करना है, डिनर करना है, जो भी है बिल्कुल मीठा है। और ब्रेकफास्ट का यहाँ रवाज नहीं है। कब आपने ये एक्सप्लोर किया इतना खूबसूरत और जन्नत नुमा टुकड़ा, बिल्कुल इतना पीस, और सिर्फ हमें आवाज़ सुनाई दे रही है इंडस रिवर की, और उसके बाद जो म्यूजिशियन रुबाब के ऊपर इस्तेमाल है उसका आवाज़। सबसे पहले जी अब्बासी साहब, आपको और आपकी टीम को रिवर्स एज बिली बेला पर मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं बचपन से इन बेलाजात में फिरता था और हमेशा से मेरी एक ख्वाहिश थी कि यहाँ पर एक ऐसी जगह मैं बनाऊँ जो कि मैं ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बाकी लोगों के साथ भी मैं उसको शेयर कर सकूँ। तो ये ख्वाब का सिलसिला शुरू हुआ मेरे बचपन से, और फिर 2013 में मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया मेरे वालिदैन की मेहरबानी से कि मैंने यहाँ पर कुछ ज़मीन ख़रीदी अपने कुछ रिश्तेदारों से, अजीज़ों से और बाकी इलाके के लोगों से, और फिर वहाँ से मैंने तहैया किया कि मैं इस जगह को एक डेवलप करूँगा जहाँ पर वो लोग जो कि शहरों में रहते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी एक तगो दौ में एक रोबोट की तरह गुजारते हैं, तो इनके लिए मैं एक ऐसा एवेन्यू बनाऊं जहां पर वो सब कुछ भूलकर यहां पर आ जाएं। जैसे आपने अभी डिस्क्राइब किया, पानी की आवाज़ ये रूह के लिए जो है ना सुकून होता है, थेरेपी है बेसिकली आपके माइंड के लिए। बिल्कुल जी, लेकिन मेरे ख्याल से लाइव म्यूजिक जो है उसका अपना ही मज़ा है, और पानी के किनारे और खूबसूरत जगह पर। जी हाँ जी, तो मेरे ख्याल में फिर म्यूजिक स्टार्ट करते हैं। जी हाँ जी, म्यूजिक स्टार्ट करते हैं। जी अपना नाम बताइएगा। बेलाल शेर। कब से गा रहे हो आप? 10-15 साल हुए सर। 15 साल। कहाँ जाके आप फन का मुजाहरा कर चुके हैं? सर मैंने सारे पाकिस्तान में। सारे पाकिस्तान में? उर्दू भी गाते हैं और पश्तो भी? उर्दू भी पश्तो भी दोनों। क्योंकि अभी हम पख्तूनख्वा में बैठे हुए, ज़ाहिर है पश्तो ही सुनाएंगे।